जो हम लोग समझेंगे वो है सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र कि एक सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है और आदर्शक अर्थशास्त्र क्या होता है और इसमें हम लोग क्या अध्ययन करेंगे। यही टॉपिक है आज हम लोग का और इसी के संबंध में हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए, यह पहले ही सैद्धांतिक रूप से उल्लेख किया जा चुका है कि किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए एक से अधिक विधियां होती है। देखिए, जैसा कि बताया जा चुका है कि बहुत सारे ऐसे विधियां हैं जिसके आधार पर अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं होती है उसकी समाधान होती है। मतलब अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याओं के जितने भी समस्याएं हैं, केंद्रीय समस्या, उसको सुलझाने की कई विधियां हैं जो पहले ही इसका उल्लेख हो चुका है। अगर हम इन विधियों को लेके चलें तो ये विधियां हमें केंद्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अलग अलग तरीके बताती है। मतलब ये भिन्न भिन्न क्रियाविधियां सामान्यतः इन समस्याओं के लिए भिन्न भिन्न समाधान प्रस्तुत करती है। मतलब अगर ये विधियों को लेके चलें तो हमें समाधान क्या होता है ना, भिन्न भिन्न प्रस्तुत करता है, जिसके कारण क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों के विनिधानों में अंतर हो सकता है। अगर विधियां हमारी अलग होगी तो अर्थव्यवस्था में जो संसाधनों का जो विनिधान होगा उसमें भी अंतर आ जाएगी और उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम मिश्रण के विनिधान में भी अंतर आ जाएगा। जी हाँ, इसका असर जैसे कि विभिन्न विधियां होती है तो उसमें संसाधनों के विनिधान में अंतर आ जाएगा और साथ ही साथ उत्पादित वस्तु, उत्पादित सेवाओं के जो अंतिम मिश्रण है उसके विनिधान में भी अंतर आ सकती है। इस कारण यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि इन वैकल्पिक क्रियाविधियों में से कि यहाँ पर जितने भी विधियां बताई जा रही हैं उनमें से कौन सी विधियां, कौन सी क्रियाविधि किस अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सामान्यतः अधिक अच्छी रहेगी, है ना। तो इन सभी क्रियाविधियों में से हमें यह पहचानना होगा कि कौन सी जो क्रियाविधि है किस अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सामान्यतः अधिक अच्छी रहेगी। अर्थशास्त्र में हम विभिन्न क्रियाविधियों का विश्लेषण करते हैं। जी, अगर हम बात करें अर्थशास्त्र में तो अर्थशास्त्र में बहुत सारे विधियों का विश्लेषण किया जाता है तथा इनमें से प्रत्येक क्रियाविधि के उपयोग से होने वाले संभावित परिणामों की विश्लेषण करने का प्रयत्न करते हैं। अर्थशास्त्र में क्या होती है कि विभिन्न विभिन्न क्रियाविधियों का तो विश्लेषण करता ही है और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि इन क्रियाविधियों के द्वारा होने वाले क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, इनके क्या संभावित रिजल्ट आ सकता है, उसका विश्लेषण करने का भी प्रयत्न करता है। हम इन क्रियाविधियों का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन भी करते हैं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कभी कभी कि ये क्रियाविधि का क्या रिजल्ट होती है, इसका मूल्यांकन करने के लिए, इसको जांचने के लिए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं इन क्रियाविधियों का कि उनमें से होने वाले परिणाम कितने अनुकूल होंगे। हम लोग अध्ययन इसलिए करते हैं कि हम लोग जानना चाहते हैं कि इन क्रियाविधियों के कारण जो परिणाम आते हैं वो कितना अनुकूल है, वो नतीजा कितना अनुकूल परिणाम देता है, ये जानने के लिए भी इन क्रियाविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए प्रायः सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण तथा आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में इस आधार पर अंतर किया जाता है कि क्या हम किसी क्रियाविधि के अंतर्गत होने वाले कार्यों का पता लगाने का प्रयास करते हैं अथवा उसका मूल्यांकन करते हैं। देखिए, अगर हम क्रियाविधियों को अगर बांटें तो क्रियाविधि के हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं कि क्या हम सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण करना चाहते हैं या आदर्शक आर्थिक विश्लेषण करना चाहते हैं। मतलब यदि हम किसी क्रियाविधि के अंतर्गत होने वाले कार्यों का पता लगाते हैं तो ये अलग ग्रुप में चला जाएगा और यदि हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो फिर उसे अलग कहेंगे। मतलब सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण तथा आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में अंतर है और वो क्या अंतर है, वो अंतर इस आधार पर है कि क्या हम क्रियाविधि के अंतर्गत होने वाले कार्यों का पता लगाना चाहते हैं या उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं। देखिए, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत
हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न क्रियाविधियां किस प्रकार कार्य करती हैं। अगर हम सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत चलें तो इसमें हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न जो क्रियाविधियां हैं वो किस प्रकार कार्य करती है ये जानते हैं। जबकि एक आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से हमें यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो विधियां हैं वो हमारे लिए अनुकूल है या नहीं है। मतलब सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में हम उन क्रियाविधियों का कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में हम क्या करते हैं, उन क्रियाविधियों के बारे में ये देखने का प्रयास करते हैं कि वो हमारे लिए अनुकूल है अथवा नहीं है। फिर भी ये सकारात्मक तथा आर्थिक जो क्रियाविधियां हैं उसके विश्लेषण में पूरी तरह से स्पष्ट अंतर नहीं है। इन दोनों को अगर हम देखें दो ग्रुप में तो बांटे हैं, मगर फिर भी अगर हम बात करें तो सकारात्मक तथा आदर्शक आर्थिक विश्लेषण के मध्य में पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। सकारात्मक तथा आदर्शक विषय केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में निहित वे सकारात्मक और आदर्शक पहलू या प्रश्न हैं जो एक दूसरे के अत्यंत निकटता से संबंधित है तथा इनमें से किसी एक की पूर्णतः उपेक्षा करके अथवा अलग करके दूसरे को ठीक से समझ पाना संभव नहीं है। देखिए यहाँ बताना चाहेंगे सकारात्मक तथा आदर्शक विषय जो है वो केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के अध्ययन से जुड़ी सकारात्मक और आदर्शक पहलू है या प्रश्न है। मतलब सकारात्मक और आदर्शक विषय जो है वो केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के अध्ययन से जुड़ी हुई एक विशेष सकारात्मक और आदर्शक प्रश्न है, पहलू है, जो कि एक दूसरे से अत्यंत ही निकटता से संबंधित है, बहुत ही करीबी से संबंधित है। अगर इनमें से किसी एक को यदि हम कम आके उसे उपेक्षा करें और दूसरे को समझें तो ये संभव नहीं है। मतलब किसी भी एक को पूरी तरह से उपेक्षा करके या उसको अलग करके दूसरे को समझेंगे तो ये संभव नहीं है, दूसरे को ठीक से हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सकारात्मक और आदर्शक विषय जो होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही निकट है। यदि हम केंद्रीय आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो ये जो सकारात्मक और आदर्शक विषय हैं वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वे एक सकारात्मक और आदर्शक पहलू या प्रश्न है जो एक दूसरे से अत्यंत ही निकटता से संबंधित है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर इसमें से किसी एक को भी अगर हम उपेक्षा करें या अलग करें ना तो पूरी तरह से अच्छे तरीके से समझ पाना असंभव होगा।